हरे भरे धान के खेतों के बीच सांप की तरह बल खाती हुई मिट्टी की लाल पगडंडी और वह पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव जिसका नाम रामापुरम है। मुर्गे की बांग के साथ यहाँ के लोगों के दिन की शुरुआत होती है। गांव के चारों ओर फैले खेतों में पक्षियों की चहचहाहट, कुओं के पास बैलों के दले में बंधी घंटियों की मधुर झंकार, ये सब ग्रामीण जीवन की जानी पहचानी आवाज़ें हैं। उस गांव में हर एक व्यक्ति का मिट्टी से गहरा नाता और फावले से गहरी दोस्ती है। उसी गांव में एक थोड़े बड़े परिवार का किसान माधव रहता था। उसकी उम्र 30 साल थी और वह बेहद मेहनती स्वभाव का था। उसके शरीर पर हमेशा गांव की मिट्टी का रंग झलकता था और हाथों में हल चलाने के निशान थे। माधव के पास 5 एकड़ उपजाऊ ज़मीन थी और उसमें खेती करना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। उसकी पत्नी राधा एक बहुत ही संस्कारी और सुघड़ गृहिणी थी। सुबह जल्दी उठकर आंगन बुहारना, गोबर का पानी छिड़कना और चावल के आटे से बड़े बड़े सुंदर रंगोली के डिज़ाइन बनाना उसकी आदत थी। घर में एक बूढ़ी माँ और 2 बच्चे थे। उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई थी। सारे तालाब और नहरें पानी से लबालब भर गए थे। माधव का खेत गांव के छोर पर घने जंगल की सीमा से सटा हुआ था। उस खेत को मोतियों का खेत कहा जाता था, क्योंकि पूर्वजों के समय से यह मान्यता थी कि वहाँ उगने वाले धान के दाने मोतियों की तरह चमकते हैं। कार्तिक का महीना होने के कारण ठंड बढ़ रही थी। तड़के 4 बजे ही माधव उठ गया। सिर पर एक पुराना सूती साफा बांधकर हाथ में फावड़ा लिए वह बाड़े की ओर गया। तब तक राधा ने चूल्हा जला दिया था और रात के बचे हुए चावलों में ठंडी छाछ डालकर थोड़ा नमक और 2 हरी मिर्च रखकर कलेवे की पोटली बांध दी थी। सुनिए जी, आज तो नहर का पानी हमारे खेत में आने का दिन है ना। मंगला जी के बेटे सुरेश से बात की आपने? वह पानी की बारी के वक्त हमेशा झगड़ा करता है। राधा ने कलेवे की पोटली माधव के हाथ में देते हुए कहा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो राधा, गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने पंचायत में फैसला हो चुका है। आज रात के तीसरे पैस से लेकर सुबह तक पानी हमारे खेत में ही छोड़ा जाएगा। मैं सुबह ही जाकर क्यारियां बना दूंगी और मेड़े ठीक कर दूंगा। तुम दोपहर के समय थोड़ा बासी बात और आम का अचार लेकर खेत पर आ जाना। ये कहकर माधव पैरों में अपनी चप्पलें पहनकर बैलों को हाँकते हुए खेत की राह पर निकल पड़ा। रास्ते भर घना कोहरा छाया हुआ था। सामने से आने वाले लोग भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, इतनी ओस गिर रही थी। माधव जा रहा था तो रास्ते में मिलने वाले साथी किसान उसका हालचाल पूछ रहे थे। क्या माधव, आज ही है ना पानी का बंटवारा? चौपाल के पास बैठे शिवराम ने पूछा। हाँ दादा, आज रात हमारे खेत की बारी है। ये पानी लग गया तो समझो फसल हाथ में आ गई, माधव ने खुशी से उत्तर दिया। खेत पर पहुंचने के बाद माधव काम में पूरी तरह मग्न हो गया। हल जोतकर खेत तैयार करना, पानी ठीक से बह सके इसलिए मेड़े सुधारना, इन सब कामों में दोपहर हो गई। धूप धीरे धीरे सिर पर आ गई और उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। ठीक उसी समय राधा सिर पर टोकरी रखे हुए खेत की मेड़ पर चलती हुई दिखाई दी। खेत में लगे एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए। राधा द्वारा लाया गया कलेवा दोनों ने बांटकर खाया। गांव के उस शांत वातावरण में ठंडे नीम की छांव के नीचे आम के अचार के साथ खाए गए उस भात ने असीम तृप्ति दी। फसल बहुत अच्छी बढ़ी है ना जी? इस बार दाने मजबूत पड़ गए तो बच्चों की पढ़ाई के खर्च और माँ की दवाइयों के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। राधा ने संतोष भरी नज़रों से खेत की ओर देखते हुए कहा। हाँ राधा, लेकिन एक ही चिंता है। गांव के छोर पर खेत होने के कारण जंगली सूअरों का आतंक बहुत बढ़ गया है। रात के समय अगर रखवाली नहीं की तो वे पूरी फसल बर्बाद कर देंगे। इसलिए मैं आज रात पानी लगाने के साथ साथ यहीं रुककर पहरा देने की सोच रहा हूँ, माधव ने कहा। राधा के चेहरे पर थोड़ी चिंता उभर आई। रात के समय जंगल की उस सीमा के पास अकेले रहना ठीक नहीं है ना जी? किसी को साथ क्यों नहीं बुला लेते? राधा ने पूछा। डर किस बात का राधा? हमारे खेत में बनी मचान बहुत ऊंची और मजबूत है। ऊपर से हमारे पड़ोस के खेत वाला गंगाराम भी आज रात आने वाला है। हाथ में एक पुरानी तेल की लालटेन और एक बांस का डंडा हो तो काफ़ी है। सूअर आएंगे तो आवाज़ लगाते ही भाग जाएंगे, माधव ने अपनी पत्नी को समझाते हुए दिलासा दिया। दिन की रोशनी धीरे धीरे घटने लगी। पश्चिमी आसमान में सूर्य लाल रंग बिखेरते हुए पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था। सारे पक्षी अपने घोंसलों में लौटने के लिए झुंड के झुंड आसमान में उड़ रहे थे।
गांव के घरों में दिए जलाने का समय हो गया था। राधा घर के लिए लौट गई। माधव वहीं खेत पर ही रुक गया और रात की रखवाली के लिए ज़रूरी तैयारियां करने लगा। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके मचान के नीचे रख लीं। राख में ठंड लगने पर अलाव जलाने के लिए वे काम आएंगी। उसने तेल की बोतल में मिट्टी का तेल ठीक से जांच लिया और बत्ती को सुधार दिया। अंधेरा धीरे धीरे गांव और खेतों को अपने आगोश में ले रहा था। आसमान में तारे एक एक कर चमकने लगे थे। गांव की रात वैसे तो बहुत शांत लग रही थी, लेकिन न जाने क्यों आज के वातावरण में एक अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। आमतौर पर रात के समय आने वाली झिंगुरों की आवाज़ें अचानक बंद हो गई थी। आसपास कोई हलचल नहीं थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन ठंड सीधे हड्डियों तक चुभ रही थी। माधव मचान के ऊपर चढ़कर बैठ गया। अपने सूती साफे को शरीर पर अच्छे से लपेटकर उसने बीड़ी जलाई और इंतज़ार करने लगा कि नहर का पानी कब आएगा। ठीक रात के 9 बजे का समय रहा होगा जब जंगल की सीमा के पास वाले बड़े इमली के पेड़ की टहनियों से एक विचित्र पक्षी की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी सामान्य पक्षी की तरह नहीं, बल्कि ऐसी आवाज़ थी मानो किसी इंसान का गला घोंटने पर निकलती हो। उस आवाज़ से माधव एकदम से चौंक गया और उस तरफ देखने लगा। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन खेत में खड़ी धान की फसल बिना किसी हवा के भी एक तरफ झुकती और फिर से सीधी होती हुई महसूस हुई। एक अनजान ठंडी हवा के झोंके ने माधव की रीढ़ की हड्डी को जैसे छू लिया। हाथ में पकड़ी लालटेन की रोशनी कुछ कम होती लगी तो माधव ने बत्ती को थोड़ा और ऊपर कर दिया। रात अभी बहुत बाकी थी। रात का 1 बज चुका था। आसमान के तारे कोहरे की चादर में धुंधले पड़ गए थे। माधव के बैठने की मचान के नीचे जलाया गया अलाव कभी का बुझ चुका था। केवल राख में दबी चिंगारियों से हल्का सा धुआं ऊपर उठ रहा था। जंगल की सीमा की ओर से चलने वाली हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। माधव ने ठंड के मारे हाथ पैर सिकोड़ लिए और अपने सूती कपड़े को सिर से लेकर जबड़े तक कसकर लपेट लिया। ठीक उसी समय खेत की मेड़ के पास बनी छोटी नाली में कलकल बहते पानी की आवाज़ सुनाई दी। पड़ोस के गांव की बारी खत्म हो चुकी थी और माधव के खेत में नहर का पानी आ गया था। पानी की आवाज़ सुनते ही माधव के भीतर का किसान तुरंत जाग उठा। उसने डर को किनारे रखा और हाथ में पुराना लोहे का फावड़ा व तेल की लालटेन लेकर मचान से नीचे उतरा। वह मेड़ों के किनारे किनारे चलते हुए यह देखने लगा कि पानी ठीक से अंदर बह रहा है या नहीं। लालटेन की रोशनी जहाँ भी पड़ रही थी, पानी खून की तरह गहरे लाल रंग का चमकता हुआ लग रहा था। मिट्टी लाल है इसलिए पानी ऐसा दिख रहा होगा। माधव ने खुद को यही समझाकर तसल्ली दी, लेकिन हर कदम बढ़ाते समय धान की फसल के बीच से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। वह हरे भरे खेतों की खुशबू नहीं थी, वह पानी में भीगे हुए पुराने सड़े कपड़ों से आने वाली एक दुर्गंध थी। माधव ने फावड़े से नाली की रुकावट हटाई और पानी को खेत के अंदर मोड़ दिया। सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा सोचते ही धान के पत्तों के आपस में रगड़ने की आवाज़ फिर से कहीं से शुरू हो गई। इस बार वह आवाज़ हवा की वजह से नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे फसल के बीच से कोई चलते हुए धीरे धीरे माधव की तरफ ही आ रहा हो। पत्ते हिल रहे थे। माधव ने हाथ की लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? गंगाराम, तुम हो क्या? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन धान की फसल का हिलना बंद हो गया। माधव ने लालटेन की रोशनी उस जगह पर केंद्रित की जहां हलचल हुई थी। धान के पौधों के बीच एक मानव आकृति बिल्कुल सीधी खड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ घुटनों तक लटक रहे थे और सिर पर एक पुरानी घास की टोपी थी। दिन में खेत में लगाए गए पुतले बिजू का जैसी ही वह आकृति थी, लेकिन वह पुतला जहां होना चाहिए था वह मेड़ तो वहां से बहुत दूर थी। यह फसल के बीच में कैसे आ गया? माधव के दिल की धड़कन तेज हो गई। कड़ाके की ठंड में भी उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। वह धीरे धीरे पीछे की ओर कदम बढ़ाते हुए मचान की तरफ जाने लगा। सबसे भयानक बात यह थी कि जैसे जैसे माधव पीछे कदम बढ़ा रहा था,
फसल के बीच खड़ी वह आकृति भी उसी गति से, लेकिन बिना किसी कदमों की आवाज के, धान की कतारों के बीच से आगे बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं लग रहे थे, वह धान के पत्तों पर तैरते हुए आगे आ रही थी। माधव ने दौड़ लगा दी। किसी तरह मचान के पास पहुंचकर उसने फावड़ा नीचे फेंक दिया और लालटेन पकड़कर जल्दी जल्दी डंडों के सहारे ऊपर चढ़ गया। ऊंची मचान पर पहुंचने के बाद सांस लेने के लिए उसने नीचे देखा। लालटेन की रोशनी मचान के नीचे पड़ रही थी। वहां माधव द्वारा जलाई गई अलाव की राख पड़ी थी। उस राख पर 2 बड़े बड़े पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान किसी सामान्य इंसान के पैरों से दोगुने बड़े थे और उससे भी विचित्र बात यह थी कि उन पैरों के नाखून पीछे की तरफ और एड़ियां आगे की तरफ थी, यानी वह आकृति पीछे की ओर चलते हुए आगे की तरफ देख रही थी। यह समझते ही माधव के रोंगटे खड़े हो गए। रात के 2 बज रहे थे। मचान के चारों ओर घना कोहरा था, इतना घना कि हाथ की लालटेन की रोशनी भी 2 कदम से आगे नहीं जा पा रही थी। चारों ओर असीम शून्य जैसा लग रहा था। ठीक तभी मचान के नीचे से एक आवाज़ सुनाई दी, सुनिए जी, इतना बुला रही हूँ, बोल क्यों नहीं रहे? खाना लेकर आई हूँ, नीचे आइए ना। वह आवाज़ सुनते ही माधव का पूरा शरीर बर्फ़ की तरह सुन्न पड़ गया। वह उसकी पत्नी राधा की आवाज़ थी, लेकिन रात के 2 बजे इतने घने कोहरे में जंगल की सीमा से सटे खेत पर राधा का अकेले खाना लेकर आना असंभव था। माधव ने मचान के ऊपर से नीचे झुककर देखा। लालटेन की रोशनी में एक महिला की आकृति सिर पर टोकरी रखे बिल्कुल राधा की ही तरह लाल सूती साड़ी पहने खड़ी थी। राधा, तुम हो क्या? इतनी रात को क्यों आई? घर लौट जाओ, माधव ने तेज आवाज में कहा। नीचे आइए ना, खाना खा लीजिएगा, इधर देखिए, उस आवाज ने फिर से पुकारा। लेकिन इस बार उस आवाज में राधा वाला प्रेम और अपनत्व नहीं था। न जाने क्यों उस आवाज़ में एक अजीब सा खालीपन और डरावनापन था। माधव ने अपनी आंखें मल कर देखा। उस आकृति ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। कोहरे की धुंध के बीच वह चेहरा अस्पष्ट सा दिखाई दिया। उसकी आंखें नहीं थी, उसकी नाक नहीं थी, माथे से लेकर ठुड्डी तक बस एक बड़ा सा गड्ढा था जो घने काले अंधेरे से भरा हुआ था। उस गड्ढे के अंदर से एक पल के लिए राधा के हंसने की आवाज आई, अगले ही पल किसी बूढ़ी औरत के रोने की, और उसके तुरंत बाद कुत्तों के झुंड के भौंकने की। सैकड़ों अजीबोगरीब आवाजें एक साथ निकलने लगी। डर के मारे माधव ने लालटेन मचान पर रख दी और अपने दोनों हाथों से अपने कान कसकर बंद कर लिए। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे सारी आवाजें उसके सिर के अंदर से ही गूंज रही हों। माधव कान बंद करके भगवान का नाम जप ही रहा था कि अचानक मचान हिलने लगी। नीचे खड़ा कोई मचान से बंधे मोटे बांस के डंडों को जोर जोर से हिला रहा था। डंडे एक दूसरे से रगड़ खाकर आवाज कर रहे थे। मचान पर रखी लालटेन नीचे गिर गई और उसका शीशा टूट गया। मिट्टी का तेल मचान के पटरे पर फैल गया। सौभाग्य से आग बुझ गई। अब चारों तरफ केवल गुप अंधेरा था। मचान का हिलना और तेज हो गया। नीचे मौजूद व बिना चेहरे वाली अदृश्य शक्ति मचान के डंडों को पकड़कर ऊपर चढ़ रही थी। डंडों पर नाखूनों के खरोंचने की भयानक आवाजें आ रही थी। माधव समझ गया कि वह आकृति धीरे धीरे ऊपर पहुंच रही है। माधव को अपने प्राणों की आस छूट गई। उसने हाथ में आई एक पुरानी लोहे की दरांती को कसकर पकड़ लिया। अंधेरे में ही मचान के किनारे से 2 काले लंबे हाथ ऊपर आ गए। उन हाथों के नाखून सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़ों जैसे थे। उन हाथों ने सीधे आकर माधव के पैरों को पकड़ लिया। वह स्पर्श होते ही माधव के शरीर का सारा खून बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। पूरा शरीर अकड़ गया था। वह शक्ति माधव को नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। मौत के उस भयानक क्षण में माधव को अपनी पत्नी और बच्चों के चेहरे याद आए। किसी भी तरह जिंदा बचने का संकल्प उसके भीतर जाग उठा। शरीर साथ न देने पर भी उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और दाहिने हाथ में पकड़ी दरांती से अपने पैर को पकड़े हुए उस काले हाथ पर पूरी शक्ति से वार किया। दरांती हाथ पर लगते ही इंसानों जैसा खून नहीं निकला,
बल्कि एक काला गाढ़ा द्रव फव्वारे की तरह छूटा। उसके साथ ही पूरे खेत में दिल दहला देने वाली एक राक्षसी चीख गूंज उठी। उस चीख से आसपास के पेड़ों पर बैठे सारे पक्षी एक साथ रात के अंधेरे में आसमान में उड़ गए। उस शक्ति की पकड़ ढीली हुई और वह नीचे गिर गई। माधव के शरीर में थोड़ी हलचल हुई। उसने समझ लिया कि मचान पर रुके रहने में कोई समझदारी नहीं है। वह मचान के पीछे की तरफ से नीचे कूद गया। नीचे गिरते ही उसके पैर में थोड़ी मोच आ गई, लेकिन उस दर्द की परवाह किए बिना, पीछे मुड़कर देखे बिना वह गांव की तरफ भागने लगा। लेकिन वो मिट्टी का लाल रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जितना भी दौड़ता, वही धान का खेत और वही इमली का पेड़ बार बार सामने आ रहे थे। माधव समझ गया कि वह अदृश्य शक्ति उसे खेत की सीमा पार नहीं करने दे रही है और माया जाल रच रही है। पीछे से वह बिना चेहरे वाली आकृति चलकर नहीं आ रही थी, बल्कि हवा की गति से तैरती हुई माधव का पीछा कर रही थी। उसके मुंह से निकलने वाली भयानक आवाज़, माधव कहाँ जाओगे, किसी डरावने मजाक की तरह सुनाई दे रही थी। तभी माधव को दूर गांव की सीमा पर स्थित ग्राम देवता मुत्यालम्मा का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने बंधी पुरानी लोहे की घंटी ठंडी हवा से धीरे धीरे हिल रही थी। अगर उस मंदिर की सीमा पार कर ली तो वह शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। माधव को बड़े बुजुर्गों की बात याद आ गई। शक्ति क्षीण हो रही थी, सांसें उखड़ रही थी। फिर भी माधव ने अपनी जान हथेली पर रखकर आखिरी कदम बढ़ाया। ठीक उसी समय पीछे से उस भयानक शक्ति ने उसके सिर पर बंधे सूती साफे को पीछे से कसकर खींच लिया। साफा खुल गया और उस शक्ति के हाथ में चला गया। उसी क्षण माधव मंदिर के परिसर के अंदर सिर के बल गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह के 5 बज रहे थे। कोहरा धीरे धीरे छट रहा था। पड़ोस के खेत का किसान गंगाराम अपनी बैलगाड़ी लेकर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने मंदिर के चबूतरे पर बेहोश पड़े माधव को देखा। घबराकर उसने गांव वालों और राधा को बुला लिया। लोगों ने जब माधव के चेहरे पर पानी छिड़का तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी थी और वह बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों में अभी भी रात को देखा हुआ वह खौफ साफ झलक रहा था। क्या हुआ जी, खेत में क्या हुआ था? राधा रोते हुए माधव के हाथ पकड़कर पूछने लगी। माधव के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसने कांपते हुए हाथ से खेत की तरफ इशारा किया। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और युवा हाथ में डंडे लेकर मुत्याल चेनू की तरफ गए। वहां का नज़ारा देखकर सब सन्न रह गए। मचान टूटकर आधी ज़मीन पर गिरी हुई थी। मचान के चारों ओर की धान की फसल ऐसे रौंदी गई थी मानो किसी ने पैरों तले कुचल कर ज़मीन के बराबर कर दी हो। और सबसे भयानक बात यह थी कि मचान के नीचे वाले पुराने इमली के पेड़ की टहनी पर माधव का सूती साफा लिपटा हुआ था। उस साफे के नीचे ज़मीन पर खून से सने 2 बड़े बड़े पैरों के निशान थे। वे निशान सीधे आगे बढ़ते हुए घने जंगल की सीमा में जाकर गायब हो गए थे। उस दृश्य को देखकर सभी गांव वाले डर से कांप उठे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने आकर कहा, लगता है कोई भयानक जंगली प्रेत कल रात इधर आया था। वह फिर कभी यहाँ ना आए। इसके लिए अपने खेत के चारों तरफ मुत्यालम्मा देवी का सिंदूर और जल छिड़क दो, फिर कोई विपत्ति नहीं आएगी। यह कहकर वह वहाँ से चले गए। उस रात माधव अपनी जान बचाकर जिंदा तो लौट आया, लेकिन उस रात की घटना ने उसके मन और मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ दी। कुछ समय बाद माधव ने वह मुत्याल चेनू किसी और को बेच दिया। रामापुरम गांव में आज भी किसी भयानक अमावस्या की रात को कोई भी किसान उस खेत की तरफ अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। उस खेत की मेड़ से सुनाई देने वाली वह पुकार आज भी एक अनसुलझा गहरा रहस्य ही बनी हुई है। देखा आपने, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और रोमांचक व डरावनी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।